गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर का यह सेकंड लेक्चर है। तो यदि एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर देख सकते हैं। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत लोग नहीं जा पाते हैं, बहुत लोग को नॉलेज भी होगा, तो मोर पे क्लिक करके स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोर पे क्लिक करके अब लिंक आपके सामने दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट लेक्चर पे चले जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो साथियों देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखा हूँ ऑर्बिट, ठीक है। इसके पहले ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, इसमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, और ऑर्बिट हम किसे कहते हैं, किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, और ऑर्बिटल को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इसका शेप कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी की चर्चा मैं बिल्कुल बेसिक से करूँगा। एनसीईआरटी बेस पे है, ठीक है। तो देखिएगा ऑर्बिट पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद नोट्स देख सकते हैं, यहाँ से तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको बताया ना कि जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा इसका भी PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो देखिए जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट को हिंदी में बोलते हैं कक्ष, और कक्ष हम उसे कहते हैं किसी परमाणु में न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह वृत्ताकार पथ, अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कुलर पथ या सर्कुलर पैथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोशन करता है या रिवॉल्विंग करता है, उसे ही हम ऑर्बिट बोलते हैं, उसे ही हम कक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह सर्कुलर पथ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद देखिएगा जो ऑर्बिट होता है ना, उसको हम किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी पूर्णांक संख्या से। फॉर एग्जांपल जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ETC, अर्थात जीरो को छोड़ करके एक्सेप्ट जीरो की बजाय कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है, जिसे हम अक्षरों के माध्यम से, लेटर के माध्यम से K, L, M, N, ETC से रिप्रेजेंट कराते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, बेसिक चीज़ें आपको बताया गया कि एटम का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, और जिसके केंद्रीय भाग में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होता है, ठीक है। अब इसी ऑर्बिट को n बराबर 1 से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कराएंगे, ठीक है। यदि n बराबर 1 तो इसे ही आप अगर अक्षरों के माध्यम से रिप्रेजेंट कराना चाहे ना तो उसे आप K से रिप्रेजेंट कराएंगे। और यदि दूसरा ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट आएगा जिसे आप सेल्स बोल रहे थे, ठीक है, पढ़ा दिया गया है, जिसे आप सेल्स कह रहे थे, कोशिका वाला नहीं, यहाँ सेल का मतलब कोश वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर n बराबर ये 2 हुआ तो इसको हम अक्षरों के माध्यम से यदि रिप्रेजेंट कराना चाहें तो इसको हम दिखा सकते हैं K के बाद M या L भी दिखा सकते हैं क्रम वाइज, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे तीसरा हो गया मान लीजिए, तो n बराबर 1 यानी K से, n बराबर 2 L सेल, n बराबर 3 M सेल, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा ऑर्बिट की संख्या क्या होती जाएगी, इंक्रीज होता जाएगा। और जो ऑर्बिट होता है ना, किसी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है। अर्थात मैं बात करूं सीधे की, तो सीधे आप बोल सकते हैं कि जो ऑर्बिट होता है ना, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ठीक है, कहाँ पे घूम रहा है। और उसे कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला भी है जो कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम नंबर आपको बताना होता है ना किसी भी ऑर्बिट में, तो उसे हम 2n² के द्वारा रिप्रेजेंट कराते हैं। और जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, मतलब ऑर्बिट्स की संख्या होती है। ये जो
सर्कुलर ऑर्बिट था इसे ना n बराबर आप रिप्रेजेंट करा रहे थे, तो देखिएगा n बराबर 1, ठीक है। तो ऑर्बिट्स की संख्या को n से रिप्रेजेंट कराते हैं और उसका फार्मूला होता है 2n²। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम देखते हैं जो ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिट का जो शेप होता है सर्कुलर होता है, ठीक है। अब उसके बाद में अब बात करूँ ऑर्बिटल्स की, तो देखिएगा दोनों में क्या अंतर है। ऑर्बिटल्स देखिए पहले मैं रीड कर दे रहा हूँ, ए 3 डायमेंशनल, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, ठीक है। रीजन अराउंड द न्यूक्लियस विदिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आयन इलेक्ट्रॉन इन एटम्स। तो देखिएगा किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, पाए जाने की जो संभावना होती है, उसे ही आप ऑर्बिटल्स कहते हैं। हिंदी में आप बोलते हैं कक्षक, ठीक है। तो देखिएगा 3D का मतलब हो गया कि 3D क्षेत्र की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। देखिएगा 3D रीजन यानी किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह स्थान, अब पार्टिकुलर किसी ऑर्बिट को नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। अब ऑर्बिटल को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह स्थान यानी सभी स्थान को बोला जा रहा है, ठीक है, कहीं पर भी, इसीलिए 3D बोला गया, 3 डायमेंशनल। 3D डायमेंशनल को ही तो आप बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कहीं पर भी हो सकते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन, अर्थात 3D में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है ना, उसे ही आप बोलते हैं ऑर्बिटल्स, हिंदी में बोलते हैं कक्षक, ठीक है। और जो ऑर्बिटल्स होता है ना, किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जितने भी पाए जाते हैं ना, वो डिफ्यूज होते हैं, चारों तरफ फैले रहते हैं, और सभी के पाए जाने की जो प्रायिकता है ना, उसे आप ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए जो ऑर्बिटल्स होता है ना, किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताता है, और इसका जो शेप होता है ना 3D होता है, और 3D में ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मोशन करते हैं। अब हम प्रकार की बात कर लें तो ऑर्बिटल्स यानी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिटल्स कह सकते हैं। तो ऑर्बिटल्स को मुख्य रूप से 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, या 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन, S, P, D एंड F। चलिए यहाँ पे मैं नोट किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, उसके बाद D ऑर्बिटल, उसके बाद F ऑर्बिटल्स। यस का जो शेप होता है ना, द शेप ऑफ यस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल्स, गोलाकार होता है। जिस प्रकार से अर्थ जो हमारी पृथ्वी है, उसकी सरफेस पे प्रत्येक जीव क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं, घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं। आप लोग भी स्कूल जाते हैं, हम लोग भी स्कूल जाते आते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ऑर्बिटल्स में, सब जगह देख रहे हैं ना, सारा खेल किसका, इलेक्ट्रॉन का है। शुरू से अंत तक जब पढ़ते हैं तो सब वर्क कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। तो देखिएगा, तो यस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। और स्फेरिकल होता है तो यह एक्स, वाई और जेड डायरेक्शंस किसी में भी हो सकता है, किसी भी एक्सिस से अगर आप देखें तो, ठीक है ना। सब सेल आपको बताया गया है। तो एक यस सब सेल में एक ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है, एक ऑर्बिटल्स होता है। और उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकता है, केवल 2 हो सकता है, 2 से कम हो सकता है, 0 हो सकता है, खाली हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार एक पी सब सेल में, सब सेल को हिंदी में बोलते हैं उपकोष, इसमें 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार डी की अगर हम बात करें तो एक डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और एफ की मैं बात करूं तो एक एफ सब सेल में 7 मतलब 7, इस प्रकार से 1 2 3 4 5
6 और 7, ठीक है। और डी में मैंने आपको बताया कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। देखिए एक को बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक को बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और शेप की बात कर ले तो पी का जो शेप होता है डमरू जैसा होता है, डम्ब बेल जैसा होता है, ठीक है, डमरू जैसा होता है। उसके बाद देखिए अगर डी की हम बात करें तो डी का जो शेप होता है ना, डी ऑर्बिटल्स के जो शेप होते हैं वो डाई डम्बल, ठीक है, मतलब द्विडमरू के जैसा इसका शेप होता है। अभी मैं बनाया हूँ यहाँ पे, समझा दूंगा, ठीक है। और एफ का जो शेप होता है ना, एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको लिखना आना चाहिए अगर आप सुने होंगे तो, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होता है ना, 3 होते हैं, देखिएगा 3, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। देखिए मैं यहाँ पे शेप भी बनाया हूँ, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो लोब किस पर बनाया गया है, किस पर खींचा गया है, देखिए एक्सिस पे खींचा गया है ना, तो ये हो गया पी एक्स, ठीक है। देखिए ये पी वाई, तो वाई मैं यहाँ पे लिखा हूँ, और यह क्या है पी जेड। देखिए अंतर क्या है, यहाँ पे जहाँ पे लोब मैं दिखाया हूँ ना जेड, इसको इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, इसको एक्स कर दीजिए, इसको वाई कर दीजिए, यहाँ पे जेड कर दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए जेड पे खींचा गया है ना, तो आप सिंबल बस केवल चेंज कर देंगे, एक्सिस चेंज कर देंगे तो आपका वह ऑर्बिटल का शेप हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि डी एक्स वाई का शेप है, ठीक है। तो देखिए एक्स और वाई के मैंने बताया ना डायडम्बल, तो 2 डमरू हो गया ना, एक डमरू और एक डमरू इधर से, तो एक्स और वाई के मध्य, देखिए वाई और जेड के मध्य, उसके बाद एक्स और जेड के मध्य, उसके बाद देखिए एक्स, देखिए एक्स और उसके बाद वाई, उसके बाद जेड स्क्वायर्स, ठीक है ना। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे आप बाउ प्रिंसिपल्स। क्या चीज़, आप बाउ प्रिंसिपल्स। तो देखिए आप बाउ इज ए जर्मन वर्ड विच इज मीनिंग, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है बिल्ड अप ओवर कंस्ट्रक्शन, बनाना या निर्माण करना, ठीक है ना। तो देखिएगा आप बाउ प्रिंसिपल होता क्या है कि आप बाउ इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्ड अप और कंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि आप बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है बनाना या निर्माण करना, ठीक है। देखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एग्जाम में भी इसी प्रकार से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है, या इट इज अकॉर्डिंग टू आप बाउ प्रिंसिपल, ये आपका सेंटेंस है। चलिए हम आते हैं रूल्स पे। एवरी इलेक्ट्रॉन्स इंटर द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट और लेवल्स, यानी जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इंटर मतलब भरना होता है ना, फिल करना, ठीक है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को हम लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट से हम क्या करते हैं, भरते हैं। दूसरी डिफिनीशन क्या है कि ऑर्बिटल्स या सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का जो भरना होता है ना, उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में भरते हैं, या हम सीधे बात करें तो ऑर्बिटल्स या सब सेल में इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना ही या अरेंजमेंट करना ही आप बाउ प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद देखिएगा दिस ऑर्डर जो इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हैं ना, n+l रूल के अकॉर्डिंग भरते हैं। अभी तक मैं क्वांटम संख्या नहीं पढ़ाया हूँ, जब क्वांटम संख्या पढ़ाऊँगा तो इसमें n और l और m और s स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक प्रिंसिपल और एजीम्यूथल के बारे में डिटेल जानकारी बताऊंगा। यहाँ पे केवल इतना जानना है आपको कि आप बाउ
प्रिंसिपल में जो इलेक्ट्रॉनों का इंटर करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसका निर्धारण द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस रूल बाई n+l रूल के अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा मैं आपको एक मैजिक नंबर बता दे रहा हूँ 3322110। ठीक है, ऑर्बिटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। SPDF सबसे छोटा ऑर्बिटल या सबसेल की बात करें कौन होता है? यस। तो चलिए 1s लिख लीजिए, यहाँ पे 2s, 3s लिख लीजिए, यहाँ पे 4s, 5s, उसके बाद 6s, 7s, उसके बाद 8s। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैजिक नंबर क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है ना। 3 बार आप क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 8 में से 1 घटाएं क्या होगा? 7। 1 घटाएं कितना होगा? 6। अब 1 घटाएं कितना होगा? 5। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्बिटल 4 होते हैं ना, यस के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है? p ऑर्बिटल आता है, क्योंकि एस से बड़ा p ऑर्बिटल, p से बड़ा d ऑर्बिटल, d से बड़ा f ऑर्बिटल्स। संख्या समाप्त हो गई 1। अब 3 और दिख रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से सबको माइनस करेंगे। 7 में से 1 घटाएंगे 6 होगा, 6 में से घटाएंगे 5 होगा, 1 घटाएंगे 4 होगा, यस के बाद p ऑर्बिटल, उसके बाद d ऑर्बिटल, उसके बाद f ऑर्बिटल्स। उसके बाद देखिए 2 दिख रहा है ना, तो 2 इसमें से कम कर दीजिए। 6 में से घटाएंगे 5, 1 घटाएंगे 4, यस के बाद p के बाद d, उसके बाद 5 में से घटाएंगे 4 होगा, 4 में से 1 करेंगे कितना होगा? 3 होगा। तो यस के बाद p के बाद d होता है। उसके बाद देखिए संख्या 1 दिख रही है, तो 4 में से घटाएंगे 3, यस के बाद क्या होता है? p होता है। उसके बाद संख्या 1 दिख रही है, तो 3 में से घटाएंगे कितना होगा? 2, यस के बाद p आता है। 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी 2s में से 0 घटाएंगे तो 2s ही तो बचेगा। तो देखिए यही सीरीज है ना, यानी इलेक्ट्रॉनों को सब सेल में लोवेस्ट से हाईएस्ट तक इलेक्ट्रॉनों का भरना ही अफबाऊ प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना। ठीक है ना। तो देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे सपोज करिए, माना वी हैव टू डिटरमाइन, हमें डिटरमाइन करना हो विदर द न्यू इलेक्ट्रॉन विथ इंटर इन 3D और 4p। 3D और 4p में इलेक्ट्रॉन को भरना है, लेकिन हमें पता नहीं है कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? n+l, वेयर जहाँ n बराबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है pqn। ठीक है ना, pqn। और l क्या है? Ag म्यूथल, aqn, Ag म्यूथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पे किसी का भी एग्जाम्पल आप करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा कि 4p में जाएगा? तो यहाँ पे n बराबर कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। आपको जब मैं क्वांटम संख्या पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि s, p, d और f के लिए जो l का मान होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, उसके बाद f के लिए 3। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। बिना याद किए पॉसिबल नहीं है कि आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मैं अगर यहाँ पे बता दिया तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्वांटम संख्या में पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बता दूंगा। तो देखिएगा n का मान यहाँ पे 3 दिख रहा है। क्यों n? क्योंकि n किसको दिखाता है? कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है ना, 0 को छोड़ करके। अभी मैंने आपको बताया था, किस में बताया था? स्टार्टिंग में बताया था, ऑर्बिटल्स में बताया था आपको। उसके बाद देखिए d के लिए l का मान कितना होता है? 2 होता है ना। 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। उसके बाद देखिए इसके लिए देखिए n का मान 4, p के लिए 1 का मान कितना होता है? 1 होता है। दोनों में 5 आ गया ना, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर n+l रूल का मान अगर सेम आ जाएगा या बराबर आ जाएगा तो उसके हम n को देखते हैं। तो n का मान देखिए 3 है और यहाँ पे 4, तो कौन छोटा है? 3 ना, इसलिए ये 3D में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3D में है ना। किसी में भी आप एग्जाम्पल करके देख लीजिए, 2s 2p में करके देखेंगे तो n का मान कितना दिख रहा है? 2, s के लिए 0 होता है तो 2 हो गया। इसके लिए देखिए n का मान 2, p का मान 1 होता है s के लिए, तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये छोटी है ना, यानी लोवेस्ट
सब सेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा। जैसे सोडियम हो गया, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, तो 2 4 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ना, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 2 8 2 10 1 11, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आगे अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ा देंगे। 13 करेंगे तब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, यस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 13 हो गया ना। अब आगे अगला इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 14 हो जाएगा सिलिकॉन का, तो यहाँ बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आप बाऊ प्रिंसिपल या रूल्स के कुछ ऐसे एलिमेंट है ना जो पालन नहीं करते हैं, जैसे क्रोमियम हो गया, कॉपर, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, रुथेनियम, टेक्नीशियम, रोडियम, पैलेडियम और Ag जिसको हम सिल्वर कहते हैं, उसका प्लेटिनम 78, Au 79। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट एग्जाम में इसी प्रकार से आते हैं। जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ एक, जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्रोमियम का 24 होता है, 24 होता है, तो चलिए इलेक्ट्रॉन को भरिए। 6 4 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 4 24, ऐसा होना चाहिए ना रियल में तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, अब 5 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, और यही एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए करते हैं। और मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़, ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी, क्योंकि मैं आप पे बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है, ठीक है, जो कि आपको भी पसंद नहीं होगा कि लॉन्ग वीडियो में बना रहा हूँ। तो देखिएगा, ये मैं फिर भी मैं बता रहा हूँ, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल 3 कंडीशन में स्टेबल हो सकता है। या तो ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली होना चाहिए, या तो भरा होना चाहिए, या तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, चाहे पी का ही हम बना दें। तो सभी या तो खाली होना चाहिए, या तो सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो सभी पेयर्ड होना चाहिए, ठीक है, या तो खाली, या तो पेयर्ड, या तो अनपेयर्ड। तो 3 कंडीशन फॉलो करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को भेज देते हैं। तो देखिए डी में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे, यस में भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है। एक्साइटेड फॉर्म में किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो एनर्जी को एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। तो यह रहा आप बाऊ प्रिंसिपल, आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। जैसे आपको दे रहा हूँ पोटेशियम, एग्जाम्पल में करके आना है। 19 एटॉमिक नंबर होता है, जिंक हो गया, आयरन हो गया, और स्कैंडियम हो गया, मैग्नीज हो गया, उसके बाद टीन का 50 होता है, आयोडीन का क्या होता है 53 होता है, जीनान का क्या होता है 54 होता है, 54। एक बड़ा एलिमेंट कर देते हैं आपको, भारी तत्व जिसे बोलते हैं यूरेनियम 92 238, ठीक है ना। तो इतना करिएगा। तो साथियों चलिए आगे हम बात करेंगे हुंड रूल। हुंड रूल को हम हुंड मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं। तो चलिए हुंड रूल को एफ हुंड के द्वारा 1925 में दिया गया था, अर्थात इट इज डिस्कवर्ड बाई एफ हुंड इन 1925। अब हम देखेंगे कि हुंड रूल क्या होता है। हुंड रूल को हुंड मल्टीप्लिसिटी हम क्यों बोलते हैं, तो देखिएगा, द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉनों को जो भरना होता है ना, उसको हम सभी ऑर्बिटल्स के सब सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शादी ब्याह होता है या कोई फंक्शन होता है, जब आप भोजन कराते हैं लोगों को तो एक लाइन में बैठा देते हैं ना, तो क्या करते हैं कि सभी लोगों को बैठा करके क्या एक ही बार में भोजन दे देते हैं कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतना भोजन हम दे दें? नहीं ना, ऐसा नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं कि सबको एक एक पूरी या दो दो पूरी, यानी कहने का मतलब कम कम थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी भोजन हम क्या करते हैं वितरण करते जाते हैं ना, ताकि समय कम लगे, सभी तक पहुंच जाए। फिर हम दोबारा जब आते हैं तो जिसको जितनी ज़रूरत होती है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं दोबारा
देते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार हुंड रूल भी यही कहता है कि ऑर्बिटल्स के सब सेल में क्या चीज़, ऑर्बिटल्स के सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण हम करते हैं ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। अभी मैं जस्ट आपको बताया। तो देखिएगा अब यहाँ पे द फर्स्ट ऑफ ऑल द फिल सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल्स ऑफ द सब सेल आफ्टर दिस स्टार्टिंग पेयरिंग्स, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा वेयर इट इज इम्पॉसिबल, जहाँ तक संभव होता है कि किसी भी उपकोष में पहले सिंगल या एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं या फिल करते हैं आफ्टर दिस स्टार्टिंग पेयरिंग, उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, युग्मन करते हैं। क्या करते हैं, युग्मन करते हैं। तो देखिएगा एस ऑर्बिटल्स में जब सेकेंड आता है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है ना, तब उसका हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पेयरिंग, मतलब शुरुआत करते हैं पेयर्ड करना। जैसे एक ऑर्बिटल में एक सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही, तो यस में तो केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसमें तो आप फिर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देकर भी मैं समझाऊंगा। देखिए पी ऑर्बिटल्स में यदि चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो हम उसका युग्मन प्रारंभ कर देते हैं। कैसे, क्योंकि एक पी सब सेल में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं ना, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए अभी हुंड रूल क्या बोलता है कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तो 3 भर दिए, अब चौथा आएगा तो पेयरिंग करेंगे कि नहीं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो हो गया। तो इस प्रकार से आप बढ़ते चले जाएंगे। डी में देखिए एक डी सब सेल में 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। देखिए अब देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यदि आएगा, 6वां इलेक्ट्रॉन आएगा, तब उसका हम स्टार्टिंग, देखिए पहले इस प्रकार से नहीं करेंगे तो वेरी गलत हो जाएगा, यानी बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हुंड रूल क्या बोलता है कि पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे सभी ऑर्बिटल्स में, उसके बाद देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 6वां पेयरिंग करेंगे, 7वां आएगा तो यहाँ भरेंगे, 8वां यहाँ पे, 9वां मतलब 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप समझ गए होंगे। 8वां इलेक्ट्रॉन होगा तो यह ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, यह सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 1 7 होता है। 8वां आएगा तो पहले 7 इलेक्ट्रॉन तो आप सभी को एक एक देंगे, उसके बाद 8वां भर देंगे, ठीक है। इधर से भी भर सकते हैं, कहीं से भी भर सकते हैं, मतलब इधर से भी भर सकते हैं, इधर से भी भर सकते हैं। तो यह है हुंड रूल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के जो मैक्सिमम जो फिल करते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनों को जो भरते हैं, उसके आधार पे हम उसका नाम दे देते हैं हुंड मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो हुंड रूल देखिए यही है। अगर इसी को ये इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए, देखिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे P4 हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन में दे दिया 1, है। तो देखिए यह ऑप्शन देखकर आप सिलेक्ट करिए आंसर। अभी हुंड रूल बोलता है ना सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। निम्नलिखित में से वो कौन सा एग्जाम्पल है जो हुंड रूल का पालन करता है। एग्जाम्पल देखिए ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। तो हुंड रूल यही ना बोलता है कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया है 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो गलत हो गया ना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा होगा, यहाँ भरा है, यहाँ भरा है, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को पहले इस प्रकार से भरते ना, तो चौथा इलेक्ट्रॉन भरते कि नहीं भरते। तो क्या ये सही है, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं फिल कर दिया है, ठीक है ना। तो क्या है, ये भी गलत है। मान लीजिए ऑप्शन तो सेम ही हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल समझाने का मतलब यही था कि सभी ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ठीक है।